नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर है। कभी बिहार बंगाल का हिस्सा था, उसी बिहार के चुनावी नतीजों ने कई लोगों की अब तक नींद उड़ा रखी है। बिहार में जो चुनावी नतीजे आए उस पर बड़े बड़े एक्सपर्ट ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हुआ कैसे। बंगाल में कुछ इसी तरह की पटकथा लिखने की कोशिश हो रही है। एक फिल्म का बहुत चर्चित डायलॉग है कि रजिया गुंडों में फंस गई, और पश्चिम बंगाल चुनाव की फिल्म आने से पहले ऐसा लग रहा है कि वहां पर दीदी जो हैं वो फंस गई हैं। कैसे फंस गई हैं, हुआ क्या है, कौन विलेन बनकर के उनके सामने खड़ा हो गया है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसके पहले क्या क्या हुआ है पिछले 48 घंटों में पश्चिम बंगाल में, ये जानना बेहद जरूरी है। 48 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद, यानी वही मस्जिद जिसको 6 दिसंबर को मुसलमानों के हिसाब से शहीद कर दिया गया, जहां आज भव्य राम मंदिर शोभायमान है, उसकी शहादत दिवस मनाया जाता है। एक बड़ा वर्ग है जिसको उसको गर्व दिवस के तौर पे मनाता है, उसको स्वर्ण दिवस के तौर पे मनाता है। उसी दिन पश्चिम बंगाल में कभी ममता बनर्जी के बेहद खास एक विधायक की तरफ से उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। उसके बाद ऐलान ये हो गया कि कलकत्ता के या पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े मैदान में जो राजनीति कहते हैं कि राजनीति में अगर आपको राजनीति करनी है पश्चिम बंगाल में, तो ताकत आपको उसी ग्राउंड में दिखानी पड़ती है। उस ग्राउंड में आज एक अनुमान के मुताबिक करीब 6.5 लाख लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया। यह विश्व में सबसे बड़ा एक साथ किया गया सामूहिक गीता पाठ है। कहने के लिए धार्मिक लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस शामिल है। बाबरी से गीता तक और उसके बाद अब कुरान पढ़ने की बात वहां पे कही जा रही है। इन तमाम चीजों के बीच में तस्वीर मेरे पीछे है, दीदी फंस गई। इसमें आप अमित शाह को देख रहे हैं। अमित शाह की तस्वीर इसलिए है क्योंकि अमित शाह पश्चिम बंगाल का करीब 1 दर्जन से ज्यादा दौरा कर चुके हैं, कैंप कर चुके हैं वहां पर। कुछ उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं जैसे वो बिहार में नजर आ रहे थे। ममता बनर्जी मौजूदा मुख्यमंत्री है वहां की, पिछली बार विधानसभा का चुनाव हार गई थी, दोबारा से अपने एक विधायक का इस्तीफा कराया, दोबारा चुनाव लड़ती हैं वहां पर। शुभेंदु अधिकारी के हाथों चुनाव हारती हैं ममता बनर्जी, और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बनती है क्योंकि वहां पर सिंगल हाउस है, यानी कि वहां से विधानसभा परिषद बिहार जैसा नहीं है वहां पर। बाबरी मस्जिद नींव रखने वाले टीएमसी के निलंबित जो विधायक है उनकी तस्वीर है यहाँ पर, और ये असदुद्दीन ओवैसी हैं। इनकी तस्वीर इसलिए है क्योंकि आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे क्यों है यहाँ पर, लेकिन इनके बारे में बस इतना जान लीजिए कि इन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव को ऐसा पानी पिलाया है जिसकी कल्पना तेजस्वी यादव ने कभी नहीं की। देवांशु जुड़ेंगे हमारे साथ में। देवांशु, क्योंकि चुनाव होने हैं वहां पे मार्च अप्रैल मई के बीच में कभी भी चुनाव हो सकते हैं पश्चिम बंगाल में। एसआईआर बहुत रैपिड लेवल पे चल रहा है वहां पर। 48 घंटों का मैंने बताया कि वहां पे क्या क्या दो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। एक गीता पाठ हुआ है सामूहिक तौर पर आज, और उससे ठीक एक दिन पहले जो वहां पे बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। उस पर खूब सियासत हो रही है। जो प्रो बीजेपी या हिंदूवादी नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस देश में बनने नहीं देंगे, और जो सेकुलर या प्रो मुस्लिम नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम हर कीमत पे बनाएंगे। बनना अयोध्या में था, वहां नहीं बन के अब बन रहा है बंगाल में। दीदी कैसे फंस गई है? दीदी बिल्कुल तरीके से फंस गई हैं, और ये स्थिति ऐसी हो गई है कि दीदी के आगे है कुआं और दीदी के पीछे है खाई, और दीदी करे तो क्या करे। अगर जहां है वहीं खड़ी रहती है तब पर भी दिक्कत है, एक कदम आगे बढ़ाती हैं तब पर भी दिक्कत है, एक कदम पीछे चलती हैं तब पर भी दिक्कत है। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़े, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बंगाल को लेकर जान लेते हैं। तो सबसे पहले पहला ग्राफिक्स फायर करेंगे। देखिए, हम जब भी वीडियो बनाते हैं बंगाल चुनाव को लेकर, रोहित के साथ ये हम पहला वीडियो बना रहे हैं, तो हम समझिए कि ये एपिसोड 1 है बंगाल इलेक्शन का और 2026 का, और पहले वीडियो से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। और एक एक मतलब कि जो लोग बंगाल के नहीं हैं, जो लोग बंगाल की पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, बिल्कुल जीरो से जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है, और ग्राफिक्स हम और भी बना सकते थे, लेकिन पहला वीडियो है तो कहते हैं ना कि अब धीरे धीरे हम थोड़ा एडवांस वर्जन पे चलेंगे। तो बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की स्थिति क्या है? टीएमसी
बोले तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी तो आप जानते ही होंगे। विधानसभा की कितनी सीटें हैं बंगाल में, तो 294 है। और बहुमत के लिए कितना चाहिए, तो 148 सीट चाहिए। और टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के पास कितनी सीटें अभी हैं, तो वो है 225, 2/3। हाँ 2/3, मतलब 148 से कितनी ज्यादा है। अब देखिए ना रोहित, बीजेपी के पास जो है वो 65 सीटें जो है मौजूदा वक्त में, हालांकि अन्य सीटें जो है अन्य 3 लोग और भी विधायक हैं, वो 3 सीट पर जो है अन्य विधायक हैं। हालांकि 2021 में हूबहू यही विधायक एक वाले आंकड़े नहीं थे, हल्का फुल्का वेरिएशन है, लेकिन वो वक्त के हिसाब से हो जाता है। हर राज्य में जो है रोहित ये हो जाता है। ध्यान से देख लीजिए, मन करे तो स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा। कितनी मजबूत स्थिति में दीदी बंगाल में 2021 में रही, वो ये आंकड़ा ही बताने को जो है वो काफी है। अगला ग्राफिक्स उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप पूरे बंगाल को 2006 से लेकर अब तक आप समझ जाइएगा, थोड़ा वक्त लगेगा हम। हाँ, ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल में बढ़ा है बीजेपी का वोट शेयर। रोहित हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, फिर आगे आप बढ़ेगा। देखिए ये जो हमने ऊपर लिखा है, ये साल 2006 में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए, 2011 में विधानसभा के इलेक्शन हुए, 2016 में इलेक्शन हुए, 2021 में इलेक्शन हुए। अब इलेक्शन जो है बंगाल में 2026 में होगा। 2006 में टीएमसी को 27% वोट था और सीटें आई थी 30 और 2004 और ये हाँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए इसको पढ़ने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में चुनी हुई किसी सरकार में सबसे ज्यादा लेफ्ट की कोई सरकार किसी राज्य में रही तो 1977 से 2011 तक जो है वो इसी राज्य में रही, पश्चिम बंगाल में, जहां पर जो सीपीआईएम है उसकी, हाँ सीपीआईएम जो सबसे लंबे टेन्योर तक उसका मुख्यमंत्री वहां पे रहा। उसके बाद सिंगूर और नंदीग्राम का आंदोलन होता है, ममता बनर्जी वहां पे कमबैक करती हैं, 11 से मुख्यमंत्री लगातार 3 चुनाव में है, चौथी बार वहां पे सरकार बनाने के लिए वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि 2021 की फिगर्स पे आएंगे, लेकिन उसमें हुआ ये कि ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई। उनकी पार्टी यानी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह 2 फूल यानी उसको बंगाली में कहते हैं डोइटा फूल कहते हैं, तो वो है। 2006 के क्या आंकड़े हैं, टीएमसी 30 सीटें जीत करके आई, 27% वोट शेयर आता है उसको। 2006 के आंकड़े बीजेपी के सिर्फ 2% वोट वहां पे था, 0 सीटें आती हैं। कांग्रेस 2006 में 15% वोट शेयर लेके आती है, की सीटें होती हैं उसके पास में, और लेफ्ट के पास में 227 सीटें। आप कल्पना करें कि जिस फिगर पर ममता बनर्जी आज है उससे कहीं ज्यादा बड़े फिगर पर 2006 में जो है वो सीपी वहां पर सीपीएम थी। उसके बाद गणित बदलता है 2011 में, और होता यह है कि बस टीएमसी का जो वोट शेयर है वो बढ़ता है कितना, तो सिर्फ बढ़ता है 12%, लेकिन सीटें कितनी बढ़ जाती हैं, सत्ता में आ जाती है टीएमसी। ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं, सीटें आती हैं 184। बीजेपी का वोट शेयर 2 से बस बढ़कर के होता है 4 सीटें आती हैं, फिर से 0 यहां पर। उसके बाद कांग्रेस के पास जो 21 सीटें थी वो बढ़ करके 42 हो जाती है वहां पर, लेकिन वोट शेयर 15 से घट करके 9% हो जाता है। बावजूद इसके उसको 42% वोट आता है, क्योंकि वहां पर जो सीपीएम थी उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और टीएमसी वहां पर इमर्ज कर रही थी, तो पूरा वोट शेयर जो था वो कांग्रेस के पास चला जाता है। लेफ्ट के पास क्या था कि जो 48% 2006 में था वो घट करके 40% होता है, यानी कि सिर्फ 8% घटता है और सीटें कम होकर आ जाती हैं 227 से सिर्फ 60 पर। 16 की बात करें तो टीएमसी इस फिगर को और बड़ा करती है, 39 से 45% पर आ जाती है, और 2021 में ये और बढ़ करके 48% हो जाता है। बीजेपी पहली बार यहां पर अपना खाता खोलती है 2016 के चुनाव में, 3 सीटें आती हैं इसकी, 2, 4 और फिर 10% पर बीजेपी आती है। उसके साथ साथ कांग्रेस 15, 9 और फिर 12 पर आ जाती है, थोड़ा सा गेन करती है यहां पर। और लेफ्ट यानी कि सीपीएम जो है या बाकी जो लेफ्ट पार्टियां वहां पर हैं वो 48, 40 और 26 पर, यानी कि अब इनका जो है ये लगातार घटते जा रहे हैं, और ये 0 की स्थिति पर आप कह सकते हैं एक तरीके से यहां पर आ गई है पार्टी। 2016 के आंकड़े आपने समझे, लेकिन 2021 में हुआ क्या, 2021 में पूरा गणित बदल गया। जो बीजेपी 10% वोट शेयर लेकर के आई थी पश्चिम बंगाल में, उस बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड वहां पे चला, वहां पर हिंदुओं को पोलराइज किया, कहें कि वहां पर एक ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ कि वहां पर ममता बनर्जी जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है, हिंदुओं के लिए नहीं काम कर रही है। और बीजेपी का वोट शेयर
जो है इन 20 सालों में 2% से बढ़कर के 38% पर आ गया और ममता बनर्जी उनसे सिर्फ 10% यानी कि 48% आगे हैं। हालांकि सीटों के हिसाब से देखें तो 215 सीटें जीत करके आई थी 2021 में। ममता बनर्जी इसमें खुद हार गई थी, बाद में एक सीट पर बाई इलेक्शन करवाया, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए वो दोबारा जीतती हैं चुनाव और यहाँ पे 77 सीटें बीजेपी जीत करके आती है, यानी कि 0 से 77 का सफर बीजेपी ने सिर्फ 4 विधानसभा यानी कि 20 सालों में तय किया वहां पर। और लेफ्ट ने 227 है, क्योंकि उसके पहले के आंकड़े पे हम नहीं जा रहे हैं, 2006 से बता रहे हैं, तो 2006 में 227 से घट करके लेफ्ट 0 पर आ गई है। और पहली बार ऐसा हुआ कि लेफ्ट जो है पश्चिम बंगाल, जहां पर सबसे लंबी सरकार थी उनकी, वहां पर वो 0 पर आउट हो गई। हाँ। तो ये पूरा स्लाइड है पश्चिम बंगाल को लेकर के जो वोट शेयर का। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए ना रोहित, 2016 में बीजेपी जो है वो 3 सीट पे थी, 10% वोट शेयर था और 2021 में 77 सीट पर, भले ही हम ये कहें कि सत्ता में नहीं आ पाई थी 2021 में, लेकिन 2016 को देखते हैं, 2021 को देखते हैं तो काफी अच्छा प्रोग्रेस रहा। मुझे लगता है कि मतलब हाँ। इतना फास्ट किसी स्टेट में बीजेपी ने अपने आप को इमर्ज किया देवांशु, तो बस पश्चिम बंगाल है जहां पर हाँ। इस तरीके से बीजेपी मतलब आगे आई है। हालांकि हम लोकसभा चुनाव 2024 पर अभी नहीं जा रहे हैं, बाद के एपिसोड में जाएंगे, तब बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले बड़ा सेटबैक जो है वो हाँ, लगा था। उसमें हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा जो विषय है फंस गई दीदी, उसी पे आ रहे हैं। तो अब चलते हैं, क्योंकि देखिए जो कुछ भी बंगाल में करंट सिनेरियो में हो रहा है, क्योंकि अब चुनाव मार्च अप्रैल महीने में होगा, जब भी हो चुनाव, लेकिन 3-4 महीने का अभी वक्त है और इन महीनों में बहुत कुछ होना है। और इसका लग रहा है रोहित कि अब गेम सेट हो गया है और मतलब कि है ना, खाना बनने को अब तैयार है, चूल्हे जो है वो रेडी हो गए और जो पॉलिटिक्स जो है वो हो रही है बाबरी मस्जिद के नाम पर, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर प्रभावित करेगा। दीदी के साथ ये वोट बैंक हमेशा से जुड़ा रहा है, लेकिन क्या 2026 में रहेगा? इस सवाल का सीधा जवाब देंगे, लेकिन 2-3 बहुत ही सिंपल वाले आंकड़े हैं। जो लोग बंगाल के हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग बिहार के हैं, जो लोग यूपी के हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं, उनके लिए बंगाल में मोटे तौर पर माना जाता है कि हिंदुओं की आबादी 70% है और मोटे तौर पर माना जाता है कि मुस्लिमों की आबादी 30% है। हालांकि 2011 सेंसस के हिसाब से ये 27% है। हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार की तरह दीदी ने तो वहां पर जातीय सर्वे तो करवाया नहीं है, तो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर लमसम 30-31% लोग एक्सपर्ट मानते हैं कि इतना हो सकता है। हाँ, 294 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से ये ग्राफिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100 से 120 सीट पर मुस्लिम मतदाता ही हार और जीत तय करते हैं, यानी कि जिधर मुस्लिम है उधर सत्ता। मतलब आप लगभग जितना जो फिगर आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए उतने पर ये तय करते हैं और 70 से 75% मुस्लिम की आबादी जो है वो करीब 70 से 75 सीट पर जो है वो 40 से 50%, मतलब कि ऑलमोस्ट 50% के आसपास। हाँ, ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। एक और इंपॉर्टेंट डाटा जो हमने ग्राफिक्स नहीं बनाया, हम बस ऐसे ही बना देते हैं। देखिए 2021 में हम तो जानते हैं क्या आंकड़े हमने दिखा दिया। अब सवाल यह है कि 2021 में मुस्लिमों ने कितना टीएमसी का साथ दिया था और हिंदुओं ने कितना बीजेपी का साथ दिया था, ये आंकड़ा भी है, बस हम लिख देते हैं। देखिए 2021 के हिसाब से जो है वो 50% जो है वो हिंदुओं ने जो बीजेपी को वोट दिया था। ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ वो जितना वोट मिला था ना, तो बीजेपी को जो है 2021 में 50% हिंदुओं का वोट मिला था और मुस्लिम का जो है वो 7% यानी कि 7% जो है वो मिला था वोट। अब आते हैं ममता बनर्जी के साइड, टीएमसी के साइड, तो टीएमसी को जो वोट जो है वो मिला था रोहित, 39% हिंदुओं का वोट मिला था और मुस्लिम का 75% मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 75% मुसलमानों ने साल 2021 में जो है वो वोट किया था किसको, तो ममता बनर्जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि और उसके बाद एक और है कि पिछली बार ओवैसी साहब जो है अकेले चुनाव लड़े थे, अकेले कितनी 6 विधानसभा सीटों पर जो है उन्होंने चुनाव लड़ा था। बिहार वाली दखल जो है, जिस तरीके से 5 विधायक इस बार भी है 2025 में भी जीते, 2020 में भी जो है 5 विधायक थे। बंगाल में वो वाली स्थिति में नहीं है ओवैसी साहब, 6 सीट पे ही चुनाव लड़ा था इस बार। और जदयू जो बिहार की रीजनल पार्टी है, जदयू ने भी 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2021 में तेजस्वी यादव ममता बनर्जी से मिलने गए थे और तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट ममता बनर्जी का करेंगे। देखिए बिहारी या कहें कि हिंदी पट्टी के लोग भी बंगाल में
काफी संख्या में रहते हैं। उस पर हम बाद के एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। कभी आरजेडी के विधायक हुआ करते थे बंगाल में, उस पर भी हम बाद के एपिसोड में जब वीडियो बनाएंगे तो जब डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मौजू है वो यही है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि 6 सीट पर एआईएम चुनाव लड़ी थी, और इस बार जिस तरीके से ऐलान जो है टीएमसी के निष्कासित विधायक जो है हुमायूं कबीर कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो है आने वाले वक्त में गठबंधन करेंगे एआईएमआईएम के तरफ से। हालांकि एआईएमआईएम के तरफ से ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी गई है या कहा गया हाँ हम तैयार हैं कबीर साहब के साथ जो है गठबंधन करने के लिए। अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है बंगाल को लेकर, हमें लगता है ओवैसी साहब, और मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा है कि जब सियासी रूप से अच्छे तरीके से खेल रहे हैं हुमायूं कबीर, तो अभी एंट्री की जरूरत नहीं है। जब टाइमिंग सही होगी तो वो एंट्री कर देंगे। जैसा कि आपने ट्विटर अकाउंट पर भी आपने वॉच किया था, तो क्या दिखा था उस पर ये दिखा देवांशु की जो 6 दिसंबर जिसको वो शहीद दिवस कहते हैं, तो उससे जुड़े हुए जो है करीब आधा दर्जन पोस्ट हैं उनके, जो कि ओवैसी की तरफ से किए गए हैं। बड़ी बात यह कि उन्होंने हुमायूं कबीर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उसके वो खिलाफ भी नहीं है। उनका कोई बयान ऐसा नहीं, क्योंकि हमेशा वो प्रो इंडियन दिखाने की कोशिश करते हैं खुद को, लेकिन वो एंटी मुस्लिम नहीं दिखाते हैं अपने आप को। वहां पर भी है कि उस पूरे मामले पे वो शांत हैं। तो ये बड़ी बात ये, जैसे देवांशु के जो फिगर्स पे आप बता भी रहे थे कि 120 सीटें मैक्सिमम ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम तय करते हैं, और 2021 में 75 तो उसको मुस्लिमों ने वोट किया। लेकिन अब आपको बिहार से मैं थोड़ा जोड़ के समझाता हूँ कि ओवैसी की पार्टी तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने के लिए आतुर थी, उन्होंने उनको साथ नहीं लिया। सीमांचल की कुल 24 सीटें देवांशु, और वहां पर आरजेडी 20 सीटों पर नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 पर चली गई। इसके पीछे एक आदमी था, वो था ओवैसी थे। बड़ी बात यह है कि क्योंकि वो उस इलाके के मुसलमानों को समझा पाए, उनको अपने साथ ला पाए, वो ट्रांसफर नहीं होने दिया, मुसलमान एग्रेसिव नहीं हुआ, जो अमूमन हर बार होता है। और बंगाल में अगर ओवैसी आते हैं और अगर इसी रणनीति के तहत वहां चलते हैं, क्योंकि देखिए वो हैं बहुत सुदूर हैदराबाद के, चुनाव लड़ने बिहार आ रहे हैं, सीमांचल जो कि पूरा कहते हैं कि आप कैसे कि सबसे ज्यादा मुस्लिम उसी इलाके में बिहार में है। अगर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद या उस तरह के जो इलाके हैं जहां पे मैक्सिमम सीटें आती हैं, अगर उस इलाके में वो मुर्शिदाबाद में जो है रोहित, अभी मुझे याद आया तो बता ही देता हूँ, 56% मुस्लिमों की आबादी। अब आप कल्पना करिए ना, किशनगंज जैसी स्थिति है, 60% 62% मुसलमान है किशनगंज बिहार में, कटिहार की कई विधानसभा सीटों पर यही स्थिति है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ओवैसी ने अगर इनको फेस बना करके, और देखिए बाबरी मस्जिद एक ऐसा मुद्दा है ना मुसलमानों के लिए, जिससे मुसलमान आज भी अपने आप को कनेक्टेड फील करता है। अगर वहां पे काम होता है, अगर उनको हीरो बना करके आगे लाते हैं, तो दीदी के लिए मुश्किल हो सकती है यहाँ पे। देखिए इनका ये आई कैसे, ये देखना इंपॉर्टेंट है। अब टीएमसी के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, मतलब ये लेफ्ट के खिलाफ वहां पर, कि ममता बनर्जी ने 2 मुद्दे पकड़े, सत्ता में आ गई। और वहां पे सत्ता में जो आता है वो प्रचंड तरीके से आता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि बस अब सरकार बनाना, जोड़ तोड़ वाली पॉलिटिक्स बंगाल में होती नहीं है। या तो जनता आपके साथ आ जाती है या तो आपके खिलाफ होती है। बीजेपी के साथ वहां पे थोड़ी बस मुश्किल ये है कि बीजेपी थोड़ी सी वहां पर ममता बनर्जी ने अभी तो रोहित हालात तो चाहे अनजाने जैसे भी सही जो है अनुकूल बनता जा रहा है, लेकिन बस दिक्कत यहाँ पे क्या होता है कि वहां पर हिंदी और गैर और बंगाली की लड़ाई हो जाती है अंतिम अब हिंदू मुस्लिम तो होता ही होता है। लेकिन अगर, और क्योंकि वहां पर जिस तरीके के टीएमसी के, मैं हालांकि किसी राजनीतिक दल के व्यक्तियों के प्रति, लेकिन बीजेपी तो गुंडे कहती है उसको, जिस तरीके का टीएमसी का वहां पे कैडर है ना, उस कैडर को अगर वो नहीं तोड़ पाते हैं हमेशा वहां पे बंगाल में, या ओवैसी नहीं तोड़ पाते हैं, तो बहुत मुश्किल है। मरने मारने पे उतारू वाले खून खराब होता है वहां पे। मतलब कि यहाँ तक मांग होती रही कि राष्ट्रपति शासन में जो है वहां पे चुनाव हो। हमने देखा कि सीआरपीएफ घेरे हुए हैं, फिर भी पत्थरबाजी हो जाती है। वहां पे बिहार में तो हिम्मत नहीं करेगा कोई। और इकलौता राज्य है देवांशु जहां पर चुनाव होने के बाद, बिहार के चुनाव अभी हाल में संपन्न हुए हैं, आपने हमने रिपोर्टिंग की है, चुनाव खत्म होता रिजल्ट आता है, जो टुकड़ियां आती हैं, जो बटालियंस आती हैं, वो अपने कैंप में वापस चली जाती है। बंगाल में ऐसा नहीं होता है। बंगाल में 2-2 महीने तक रहती है, क्योंकि वहां पे पोस्ट इलेक्शन जो वायलेंस है वो देश में इकलौता राज्य है जहां सबसे ज्यादा होता है। और लगभग मोर और लेस जो है वो केरल की ऐसी स्थिति होती है। हालांकि केरल में अब बहुत स्थितियां सुधर गई हैं, लेकिन बंगाल में अब पंचायत चुनाव, आप कल्पना करिए ना कि बंगाल के पंचायत चुनाव में 70% सीटों पर दूसरा प्रत्याशी नॉमिनेशन ही नहीं करता है, एक तरफा जीत होती है।
तो वहां पर जो कैडर है ना वो तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमित शाह मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो कैंप कर रहे हैं, आप देखिए ना, अब इस बार दुर्गा पूजा का एक वाक्य मुझे याद आता है कि अमित शाह वहां के सबसे बड़े पंडाल में से एक पंडाल में का पूरा ईयर जो हमने देखा रोहित 2025 में हिंदुत्व वाला पॉलिटिक्स, हर जो त्योहार है वहां पर भव्य तरीके से बीजेपी या नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि RSS, ये हाँ, गए एक दुर्गा पूजा पंडाल को की ओपनिंग करने के लिए, वहां पे हाँ, ना वो यही मैं कह फीता रहा काटा हाँ, जाता है। बिल्कुल। जैसे बिहार में ये कल्चर नहीं है, लेकिन बंगाल में होता है कि क्लब होता है और क्लब के पंडालों पे हमेशा जाके, कभी बिहार हाँ, नहीं आए कभी कोई फीता हाँ, काटने लेकिन के ये गए वहां पर फीता काटने हाँ। के लिए। वहां पर वो पूरा ऑपरेशन सिंदूर की थीम पे वो पंडाल बना हुआ था। उस पंडाल को बंद कराने के लिए पूरी सरकार लग गई थी, लेकिन इस बार ये था कि इस बार ममता बनर्जी इसको बंद नहीं करा पाई। क्यों नहीं करा पाई? क्योंकि अगर वो बंद कराती तो एकदम एंटी हिंदू हो जाती। और अगर लेकिन विरोध बहुत हुआ, बहुत तनाव हुआ वहां पे। आप इनके किसी भी कार्यकर्ता का शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में जितने भी कार्यक्रम हैं उस पर लाठी चार्ज ना हुआ हो तो ये संभव नहीं है बंगाल में। ममता बनर्जी पूरा इस्तेमाल करती हैं और वो चाहती हैं कि विपक्ष खड़ा ही नहीं हो, और उसी पॉलिटिक्स को करें। लेकिन क्योंकि ओवैसी और बाबरी मस्जिद की निर्माण की जो कहानी वहां पे लिखी गई है, और इससे क्योंकि जो आप कहे शुरू में आपने कहा भी कि ममता बनर्जी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है, क्योंकि अब इनकी दिक्कत क्या है ना, कि अगर वो बाबरी मस्जिद समर्थन में बोलती हैं तो एंटी हिंदू हो जाती हैं, अगर हिंदुओं के समर्थन में बोल रही हैं तो अब मुसलमानों के खिलाफ हो जाती हैं। अगर इस मुद्दे पर इसलिए वो शांत हो गई हैं। नहीं, अगर वो शांत रहती हैं तो बीजेपी तो ये कहेगी ना, देखिए ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, बाबरी तो ये मस्जिद बस बन अभी रहा है। फिलहाल उनके दिमाग में एसआईआर है, एसआईआर है, एसआईआर पे खूब बोल रही हैं। और एसआईआर पे जो तस्वीरें वीडियोस हमने सोशल मीडिया पे जो देखा, जो हमारे वहाँ के लोग बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में मुसलमानों का पलायन हो रहा है, बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश हो रही है, बहुत फर्जी वोटर्स पकड़े जा रहे हैं। अब वो क्या है वो तो फाइनल जो मुझे ध्यान है कि फाइनल जो वोटर लिस्ट है पश्चिम बंगाल का, वो फरवरी के अंतिम तक जो है 25 या 28 फरवरी के आसपास जो वो आ सकता है। तो जब वो एसआईआर की फाइनल रिपोर्ट आई, कितने वोटर वहां से अबॉलिश किए गए हैं, कितने नए जोड़े गए हैं, क्योंकि ये लोग कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट में वहां पे सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन इस बीच में एक तरीके से कहें कि अंदर अंदर एक ऐसी पिच तैयार हो रही है जहां पे ममता बनर्जी खुद जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। यानी कि ममता बनर्जी की स्थिति मौजूदा वक्त में ऐसी हो गई है, आगे है कुआं और पीछे है खाई। ममता बनर्जी अगर कुछ करती हैं तब दिक्कत है, और नहीं करती हैं तब दिक्कत है। यानी कि बीजेपी के लिए पिच जो है वो सियासी रूप से जो है अपने आप जो है आसान जो है वो होती जा रही है। और कौन कर रहा है? ये टीएमसी के निलंबित विधायक कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।